एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर जंक्शन। और ये है लेक्चर नंबर 2 ऑफ एग्रीकल्चरल हेरिटेज, जिसमें कि हम पढ़ेंगे एंशियंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कि हमारे जो पुरातन काल में हमारे एग्रीकल्चर में किस तरीके की प्रैक्टिसेस और प्रणालियां इस्तेमाल की जाती थी एग्रीकल्चर को करने के लिए। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एंशियंट टाइम में हमारे एग्रीकल्चर की जो लैंड होती हैं, हमारी जो लैंड है उसको तीन तरीके से डिवाइड कर दिया गया था। वो तीन तरीके ये थे, नाम था, मतलब नाम के हिसाब से डिवाइड किया गया था। जैसे जंगला, एरिड सॉइल थी। अब एरिड सॉइल मतलब कि ऐसी सॉइल जहाँ पे कोई भी पेड़ उगना बहुत मुश्किल ही बात है, रेयर केसेस में कोई पेड़ उग सकता है, वहां पेड़ उग ही नहीं सकता। अनुपा, मार्शी, यानी कि जो मडी लैंड होती है, यानी कि कीचड़ दलदली जगह, उसको हम मार्शी कहते हैं। और सामान्य यानी कि ऑर्डिनरी, यानी कि सामान्य। सामान्य से तो नाम ही से क्लियर हो रहा है कि सामान्य सॉइल, और ये सभी तरीके के क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सूटेबल थी। अब जो हमारा ऋग्वेद है उसने सॉइल को 12 तरीके से डिवाइड किया है, सूटेबल एंड नॉन सूटेबल, और जो मतलब प्रोडक्टिव लैंड्स एंड नॉन प्रोडक्टिव लैंड्स, इस तरीके से 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमारे ऋग्वेद ने। तो इनको एक बार लिख लो, उसके बाद में ऋग्वेद ने जो 12 डिवीजन की हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ये रही वो 12 तरीके की लैंड डिविजन्स जो कि ऋग्वेद में बताए गए हैं। देखो, उर्वरा यानी कि फर्टाइल, यानी उपजाऊ। ऊसरा यानी कि बैरन, जहां पर पेड़ नहीं उग सकते। मरु यानी कि उगाने की उसमें क्षमता नहीं होती। मरु मरु यानी डेजर्ट, रेगिस्तानी। अपराहता, फैलो, यानी कि दम तो है उसमें उगाने की, लेकिन वो जगह खाली छोड़ी गई है, उसमें कोई भी बीज डाला नहीं गया जिससे वो उगे। ठीक है। उसका है शदवला, ग्रासी, यानी कि घास घास भरी। पनीकला, मडी, यानी कि कीचड़ वाली, दलदली। जलापरहा, वाटर। कछाचा, कॉन्टेजियस टू वाटर, यानी कि पानी के स्रोत के जस्ट जस्ट पास वाली, यानी कि जैसे नदी है उसके नदी के जस्ट बगल वाली लैंड को हम ये बोलते हैं। ठीक है, कंटेजियस टू वाटर। ठीक है। शर्करा, फुल ऑफ पेबल्स, यानी कि उसमें गिट्टी गिट्टी है, छोटी छोटी पेबल्स यानी गिट्टियां हैं। ठीक। उसके बाद है शर्करा, शर्कारावरी। ठीक है, सैंडी, यानी कि शर्करा यानी फुल ऑफ पेबल्स, और शर्करावरी यानी कि बारीक बारीक जो पेबल्स होते हैं, यानी कि सैंड, मतलब कि बालुई। ठीक है। नदी मतरुका, यानी कि जिस उस लैंड पर पानी रिवर से इरिगेशन किया जाता है, रिवर वाटर से इरिगेशन किया जाता है। ठीक है। देव मतरुका, यानी कि रेन फेड, यानी कि बारिश से उस जमीन को पानी मिलता है। तो ये थे वो 12 पार्ट, 12 टाइप की लैंड जो कि ऋग्वेद के द्वारा डिवाइडेड की गई थी। तो अब बढ़ते हैं हम आगे, इसके बाद जो टॉपिक आता है वो सॉइल कंजर्वेशन, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है। अब अगर बात आती है सॉइल कंजर्वेशन की, तो ऋग्वेद हमारा का एक प्रैक्टिस के बारे में बताता है, जो कि है प्रैक्टिस ऑफ 2 फील्ड एंड 3 फील्ड टेक्निक। यानी कि देखो, उस ऋग्वेद के हिसाब से हमें कुछ पोर्शन ऑफ लैंड को खाली रखना चाहिए, ताकि वो अपने आप को वापस से न्यूट्रिएंट्स ले ले, जो कि आज के टाइम पे भी साइंटिस्ट की रिसर्च के हिसाब से पता चला है कि हमारे खेत को भी, जमीन को भी थोड़ा टाइम लगता है अपने आप को रिकवर करने में। तो देखो, अब जो फील्ड टेक्निक है, 2 फील्ड एंड 3 फील्ड टेक्निक, वो कैसे काम करती है। जैसे कि हमारे पास ये इतना बड़ा फील्ड है, अगर हम 2 फील्ड टेक्निक अपनाते हैं ना, तो उसमें खेत को जब आधा करेंगे, आधा करके जो एक पार्ट है उसमें हम क्रॉप लेंगे, और जो ये दूसरा पार्ट है ना, इसको फैलो छोड़ देंगे। फैलो यानी कि इसमें कोई भी बीज नहीं डालेंगे और इसको खाली छोड़ देंगे। फिर जब इसका टाइम आएगा, तो हम इसमें क्रॉपिंग कर देंगे। ठीक है, इसमें क्रॉपिंग कर देंगे और इसको खाली छोड़ देंगे। इस तरीके से हमारा 2 फील्ड टेक्निक काम करता है। अब यहीं अगर हम 3 फील्ड, इसमें क्या होता था, देखो 2 फील्ड टेक्निक में एक डिसएडवांटेज ये भी था कि आधा, यानी कि आधा खेत हमेशा खाली रहता था। लेकिन इसको ही ओवरटेक करके आई एक और टेक्निक, जो है 3 फील्ड टेक्निक। कौन सी? 3 फील्ड टेक्निक। अब 3 फील्ड टेक्निक में क्या था, खेत को 3 बराबर के पोर्शन में बांट लिया जाता था, 2 में फसल की जाती थी, एक को खाली छोड़ दिया जाता था। फिर जब इसको खाली छोड़ दिया है, जैसे इस बार, फिर अब इसकी बारी आई तो हमने इसको खाली छोड़ दिया, इन दोनों में कर दी। अब बस इसकी बारी आई तो हमने इन दोनों में फील्ड क्रॉपिंग कर दी और इसको खाली छोड़ दिया। तो इससे क्या होता था, ओनली 1/3 पार्ट ऑफ लैंड इज फैलो। 1/3 पार्ट होता था इसमें। 3 फील्ड टेक्निक में 1/3 पार्ट यूज होता था एज ए खाली लैंड। ठीक है। और 2 फील्ड में 1/2 होता था।
यानी कि 2 फील्ड वाली इतनी इफेक्टिव नहीं थी, इससे नुकसान ज्यादा हो रहा था, और 3 फील्ड वाली थोड़ी सी इफेक्टिव थी, क्योंकि इससे सिर्फ एक तिहाई हिस्सा खाली रह रहा था और इससे आधा हिस्सा खाली रह रहा था। तो ये थी आपकी सॉइल कंजर्वेशन की। इसके बाद में आती है लैंड रिक्लेमेशन वाली बात, तो उसको भी कर लेते हैं जल्दी से इसको नोट। अब ये टॉपिक आता है हमारा लैंड रिक्लेमेशन का। लैंड रिक्लेमेशन का मतलब कि हमें नेचर से लैंड को वापस कैसे लेना है एज अ एरेबल लैंड, और जहां पर हम खेती बाड़ी कर सकें। देखो, सबसे पहला जो पोर्शन हमें इसमें दिया गया है, एक टेक्निक दी गई है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ये कहा गया है कि स्लैश एंड बर्न को हम इस्तेमाल करेंगे। स्लैश एंड बर्न को कैसे, कि ये एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, इन पेड़ों को जलाओ और जो इनकी राख है उसको उसी जगह पे फैला दो, और फिर यहाँ पर खेती करो। जब ये जमीन खेती करना छोड़ दे तो फिर एक नई जगह पे मूव हो जाओ और वहां पर भी ऐसी यही वाली पैटर्न को अपनाओ। तो ये था स्लैश एंड बर्न वाला। लेकिन स्लैश एंड बर्न को इतना ज्यादा इफेक्टिव माना नहीं गया, और अब आए हैं थोड़ी मॉडर्न टेक्निक्स। अब इसमें क्या आई मॉडर्न टेक्निक्स में, ड्रेनेज ऑफ मार्शी लैंड्स, यानी कि जैसे ये दलदल भरी जमीन है, इसकी ड्रेनेज करो, इसमें से जो वाटर कंटेंट है उसको बाहर निकाल दो। बाहर निकाल दोगे तो ये जगह उपजाऊ फिर से हो जाएगी। जब इसमें से पानी निकल जाएगा तो ये कीचड़ रहेगी नहीं। ठीक है। रिमूवल ऑफ सॉल्ट वाटर फ्रॉम सॉल्ट मार्श, यानी कि अगर ये नमक का दलदल है, खारा दलदल है, इसमें से एम्बैंकमेंट करो, इसकी बांध बनाओ और इसमें से भी पानी को बाहर निकाल दो। ठीक। रिमूवल ऑफ सैंड डिपॉजिट्स, अगर कहीं भी बालुई मिट्टी है, बालू भरी हुई है, उसके डिपॉजिट्स को हटा दो। ये जो पैटर्न थे, ये जो टेक्निक्स थी, वो लैंड रिक्लेमेशन के ऊपर थी। और अगर ये हो गई तो इनको नोट कर लो, समझ में आ गई हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी, यानी कि सॉइल की उपजाऊ क्षमता को हम बनाए रखें, तो आजकल की ये जो हमारे पास सॉइल प्रोडक्टिविटी की नॉलेज है, ये आज की ही नहीं, ये काफी सालों की जो नॉलेज है उसको इकट्ठा करके बनाई गई है। और जो सॉइल प्रोडक्टिविटी है हमको उसको इस हिसाब से मेंटेन करना है कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो जो पहले के किसान थे वो सभी ये रिलाई करते थे, जो मेन्योर्स हैं उनको इस्तेमाल करो। उनको ये लगता था कि जो चीज मैन्योर के बिना उगाई जाएगी तो वो यील्ड नहीं देगी, वो इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं देगी, जो कि सच बात थी कि अगर आप उसमें खाद बीज नहीं डालोगे तो फसल अच्छी नहीं होगी। ये बात थी। तो वो लोग जब मैन्योर बनाते थे वो रिलाई करते थे एनिमल एक्सक्रीटा पर, और जो जानवरों की हड्डियां होती थी इन सभी पर। फिर कुछ टाइम बाद जो ऋग्वेद एंड कौटिल्य की जो नीतियां मिलती गई, कृषि पाराशर नाम की किताब में भी ये लिखा गया है कि जो गाय का गोबर है, सूखे गोबर को एक गड्ढे में डाल के रख दो। उसके बाद में जो उसके 1-2 हफ्ते तक रखे रहने दो, उसमें अगर कोई भी घास वगैरह उगती है तो उसको नष्ट कर दो तुरंत के तुरंत, और फिर उसको खेत में डालो, उससे काफी अच्छा होता है। कौटिल्य ने भी बताया था कि जो एग्रीकल्चर में यूज होने वाला मैन्योर है वो एनिमल एक्सक्रीटा और उनकी बोन्स वगैरह और जो उनके फ्लैश से, मिल्क से, ये सब चीजों से हम बना सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक जो सुरपाला नाम की किताब है उसमें ये बताया गया था कि जो एनिमल एक कनूपा नाम से एक लिक्विड मैन्योर बनाया जाता है, जो कि जिसमें हम क्या करते हैं कि लिक्विड मैन्योर को डालते हैं और उसमें एनिमल के वेस्टेज डालते हैं, पैनिंग ऑफ सीप्स डालते हैं, ये सब चीजें डाल करके इनको उबाला जाता है। फिर जो लिक्विड बनता है उसको पूरे खेत में डाल दिया जाता है, जो कि मैन्योर की तरह काम करता है। तो ये सब चीजें जो एंशियंट टाइम पे प्रैक्टिस की जाती थी फॉर मेंटेनिंग सॉइल प्रोडक्टिविटी, वो मैंने आपको बता दी हैं। अब बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ। इसमें एक जो मैनुअल वाला पोर्शन था वो मैंने साथ ही साथ अभी आपको इसी के साथ में बता दिया था, लेकिन एक ग्रीन लीफ मैनुअल वाला पोर्शन भी है। ग्रीन लीफ मैनुअल कैसे, कि जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल से बता देता हूँ। एक जैसे हमने अपने खेत में एक ढैंचे की फसल करी, एक ये ग्रीन लीफ होती है, या उड़द की फसल की, मूंग की फसल की, उससे पत्ते होते हैं उसके छोटे 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 छोटे। फिर हम उसको क्या करते हैं कि उसको हम ग्रीनली उसको प्लो उसको जुतवा देते हैं खेत को। ठीक है। तो जब हम खेत को जुतवा देते हैं तो जो ग्रीन लीव्स थी वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाती हैं, टाइम के साथ वो डिग्रेड हो जाती हैं, और डिग्रेड होकर के वो मैन्योर बनाती हैं। मैन्योर प्लांट की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता रहता है। बस इतना सा पोर्शन था इस ग्रीन लीफ मैन्योर में। अब बढ़ते हैं इसके आगे वाले पोर्शन की तरफ।
मेरे हिसाब से तो इस चैप्टर में ये एक लास्ट पोर्शन रह गया है, वो है सीजन वाला, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कुछ भी लगता है कि कोई टॉपिक रह रहा है या आपको जानना है उस टॉपिक के बारे में, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, आपके कोर्स में है, आपके सिलेबस में है, तो उसको जरूर मेंशन करके जाना कमेंट में। मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा, और अपनी डेट बता देना कि एग्जाम कब से है, उससे पहले ही बना लेने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आप उसको कमेंट में जरूर डाल के जाना कि आपको लगता है कि कोई टॉपिक रह रहा है। तो इसमें जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, ऋग्वेद के हिसाब से ये जो 6 तरीके के सीजन हैं वो डिवाइडेड, 6 तरीके के सीजन में डिवाइड की गई है पूरी साल को। देखिए जैसे कि ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म मतलब गर्मी का समय, मई और जून, ठीक है। वर्षा यानी बारिश का समय, जुलाई और अगस्त। हेमंत यानी कि सितंबर एंड अक्टूबर। शरद नवंबर से दिसंबर। शिशिर जनवरी टू फरवरी। और वसंत मार्च से अप्रैल। ये तो एंशियंट टाइम के हो गए, लेकिन मॉडर्न वाले तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखो विंटर वाले सीजन है जनवरी फरवरी एंड मार्च। विंटर, जनवरी फरवरी मार्च, ये विंटर सीजन्स में काउंट होते हैं, ठीक है। स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग सीजन अप्रैल, मई और जून, ठीक है। ये 3 महीने स्प्रिंग सीजन में आते हैं। समर जुलाई अगस्त एंड सितंबर, ठीक है, ये इसमें आते हैं। जुलाई अगस्त सितंबर सीजन जो होता है, वो महीने जो होते हैं वो समर सीजन में आते हैं, ठीक। ऑटम, ऑटम यानी कि जब वो पत्ते झड़ते हैं ना, पतझड़ का, वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये वाला प्रॉपर आपका हो गया, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। कोई भी आपका अगर टॉपिक रह गया हो, उसको जरूर मेंशन करके जाना, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और प्यार दिखाते रहना भाई, और इसके आगे वीडियोस मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। और जल्दी से जल्दी हम इस एग्रीकल्चर हेरिटेज को खत्म करने वाले हैं। इसकी जो अगला पार्ट आएगा वो इरिगेशन के ऊपर आएगा, ठीक है। इस चैप्टर का मेन टॉपिक, सबसे बड़ा टॉपिक इरिगेशन है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जो अगली मतलब तीसरी वीडियो जो आएगी इस सब्जेक्ट की। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है।